नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, अंशों का मूल्यांकन। ये हमारा चैप्टर चल रहा है और हमारा आज का वीडियो नंबर 54। अभी तक मैंने आपको दो मेथड्स के बारे में बताया है अंशों के मूल्यांकन की। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही अलग है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के फ़ायदे के लिए नहीं, सभी के फ़ायदे के लिए चीज़ है। जो हमारा टॉपिक है वो सभी को इसको सुनना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि ये सभी के फ़ायदे के लिए हमारा टॉपिक है। अगर आज का लेक्चर हम सुनेंगे तो सबका फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मैं जिस मेथड के बारे में बताने जा रहा हूँ वो हमारे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन सब के लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इन्वेस्टमेंट करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इस जो मेथड है इसका नाम है ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न और अर्निंग कैपेसिटी। आज आपको एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न के बेस पर और अर्निंग कैपेसिटी, अर्जित करने की क्षमता कितनी है, वास्तविक अर्जन क्षमता, वास्तव में उसने कंपनी ने कितना जो है लाभ कमाया है, उस दर के आधार पर हम हमारे जो शेयर्स हैं उनका मूल्यांकन करेंगे। क्योंकि जब हम वास्तविक जो अर्जन क्षमता है, कमाने की जो उसकी कैपेसिटी है, उस पर मूल्यांकन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या नुकसान में चल रही है। अगर नुकसान में चल रही है तो हम क्या करेंगे, अपने शेयर है वो उस कंपनी से निकाल के दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसलिए इस पद्धति के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये हमारा जो चैप्टर है वो बीकॉम पार्ट 3 फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। और साथ ही साथ हमारी एमकॉम में बुक चलती है हायर अकाउंटिंग, और हायर अकाउंटिंग के हमारे एमकॉम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये हमारा ये कंटेंट है वो लाभप्रद है। उनका सिलेबस भी इस मेथड्स को कवर करता है, तो उनको भी ध्यान से इसको सुनना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। वास्तविक परित्याय दर या उपार्जन क्षमता के आधार पर अंशों का मूल्यांकन। ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न और अर्निंग कैपेसिटी। जो विनियोगकर्ता कंपनी के अंशों में दीर्घकाल के लिए विनियोग करना चाहते हैं, कुछ जो विनियोग करता है वो अल्पकाल के लिए अंशदान जो विनियोग करते हैं, और कुछ अंशदाता है वो दीर्घकाल के लिए विनियोग करते हैं। तो आज की जो मेथड है वो दीर्घकाल जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए लाभप्रद है। वे अपने अंशों का मूल्यांकन इस विधि के आधार पर करते हैं। कौन से विनियोगकर्ता? जो दीर्घकाल के लिए विनियोग करते हैं तो इस मेथड का यूज करते हैं। दीर्घकाल में अंशधारी को कंपनी के अंशों पर लाभांश ही नहीं मिलता है, बल्कि कंपनी द्वारा रोके गए लाभों में से बोनस अंश भी मिलते हैं। ये देखिए, ये फ़ायदा है। अगर आप इस मेथड के आधार पर अपने अंशों का मूल्यांकन करते हैं
तो आपको बोनस के साथ साथ क्या मिलता है, बोनस अंश भी मिलते हैं, बोनस शेयर्स। और बोनस शेयर्स कैसे मिलेंगे, कंपनी है वो कुछ अमाउंट परसेंटेज के हिसाब से रोक के रखती है प्रॉफिट को, और जब प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाता है तो क्या करती है, उस प्रॉफिट के अमाउंट में से आप बोनस अंश जारी करती है। और बोनस अंश किसको मिलते हैं, जो दीर्घकाल के लिए विनियोग करते हैं। तो ये आप सबके लिए फायदेमंद पद्धति है। अब विनियोग तो करते हैं, लेकिन मूल्यांकन कैसे करेंगे, इसकी मूल्यांकन की प्रोसेस क्या है, इसके बारे में हम जानकारी करें तो वैल्यू पर इक्विटी शेयर बराबर, हमें किसका मूल्यांकन करना है, इक्विटी शेयर का मूल्यांकन करना है। और वैल्यू पर इक्विटी शेयर बराबर करेंगे तो हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, फॉर्मूले का यूज करेंगे। और हमारा फॉर्मूला क्या होगा, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न को डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, और मल्टीप्लाई करेंगे पेड अप वैल्यू पर शेयर। किससे करेंगे, पेड अप वैल्यू पर शेयर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखिए आपको क्या चाहिए, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, और पेड अप वैल्यू पर शेयर। ये तीन आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न। देखिए एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें चाहिए प्रॉफिट अर्न, आपने कितना प्रॉफिट कमाया है, कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, उसको डिवाइड करेंगे नेट कैपिटल एम्प्लॉयड से, और 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी जो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है वो आपको कैलकुलेट हो जाएगी। सेकंड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में बात करें तो इसी प्रकार की कंपनी जो समान व्यवसाय करती है उसकी जो रेट ऑफ डिविडेंड है उसी को हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। सामान्यतः ये दर आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी, अगर नहीं दी गई है तो इसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड हमारा हो गया पेड अप वैल्यू पर शेयर। पेड अप वैल्यू पर शेयर आपको बैलेंस शीट के असेट साइड, जो हमारी लायबिलिटी साइड है उसमें कैपिटल्स के बारे में आपको डिटेल दी हुई होगी, और डिटेल में आपको ऑथराइज्ड कैपिटल एंड इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल के बारे में जानकारी दी हुई होगी। तो आपको क्या करना है, उसमें आपको पेड अप वैल्यू के बारे में जानकारी दी है तो वहाँ से हम अमाउंट उसका लेंगे। तो इस प्रकार हम तीनों प्रकार के जो हमारे कैलकुलेट करने थे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे सामने एक समस्या और आ गई है। अब आप कहोगे सर समस्या क्या आ गई, क्या करना है, आपको क्या करना है, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है। इसके लिए आपको दो नए आइटम आ गए, एक तो प्रॉफिट अर्न और दूसरा नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। ये आपको फिर से कैलकुलेट करने पड़ेंगे, फिर से कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए ये देखिए, अर्जित लाभ, प्रॉफिट कितना कमाया, किसने कमाया, कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, अर्जित लाभ से हमारा क्या तात्पर्य, किसी संचय में हस्तांतरण, ऋण पूंजी, ऋण पत्रों पर ब्याज व पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश
घटाने से पूर्व है। आपको ध्यान में रखना है, किसी संचय में हस्तांतरण आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, उसको ट्रांसफ़र नहीं करना है, बिफोर लेना है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अगर आपने घटा दिया है तो उसको वापस ऐड करना है। और प्रेफरेंस से डिविडेंड भी आपने अगर घटाया है उसको तो हम क्या करेंगे, वापस ऐड करेंगे। किंतु ध्यान में क्या रखना है, कर घटाने के बाद प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट बट आफ्टर टैक्स, आपको इनकम टैक्स घटाना है, बाकी सबको वापस ऐड करना है। सिंपल बात है, ध्यान में रखना है कि लाभों से है अर्जित लाभ का हमारा तात्पर्य क्या है, क्या है वो, किसी संचय में हस्तांतरण, ऋण पत्रों पर ब्याज व पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश घटाने से पूर्व, किंतु कर घटाने के बाद प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट बट आफ्टर टैक्स के लाभों से है। यदि इन लाभों में गैर व्यापारिक विनियोग की आय शामिल है, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की इनकम शामिल है, तो उसको हम क्या कर देंगे, लाभों में से घटा देंगे। और यदि गैर संचालन की हानि घटी हुई है तो उसे हम क्या कर देंगे, वापस ऐड कर देंगे। नॉन ट्रेडिंग लॉसेस है तो उसको हम वापस ऐड कर देंगे अगर बाई चांस इसमें से प्रॉफिट में से आपने घटा दिया है। और यदि कई वर्षों के लाभ दे रखे हैं तो उसका हम क्या लेंगे, औसत लेंगे। और शुद्ध लाभों में से ऋण पत्र पर ब्याज घटा हुआ होता है, अतः हम उससे पुनः वापस ऐड कर देंगे। ये बात आपको स्पेशल रूप से ध्यान रखनी है। कौन सी, कि ऋण पत्रों का ब्याज है वो लाभों में से घटा हुआ होता है, इसलिए हम इसको वापस ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार हम प्रॉफिट अर्न का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। 2-3 बातें हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। अब हम नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसे हम शुद्ध विनियोजित पूंजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शुद्ध विनियोजित पूंजी बोलते हैं। और उसकी गणना करने के लिए हमारे पास 2 प्रकार की प्रोसेस है। क्या है, 2 प्रकार की प्रोसेस है। सिंपल प्रोसेस है, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड से तात्पर्य दीर्घकाल में विनियोजित पूंजी से है। दीर्घकाल में विनियोजित पूंजी में कौन कौन से शामिल होंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और ऋण पत्र और ऋण पत्रों ऋणों को सम्मिलित किया जाता है। ध्यान से सुनना है। कैपिटल को शामिल करेंगे, रिजर्व और सरप्लस को शामिल करेंगे, और डिवेंचर को और उसके साथ लॉन्ग टर्म लोन को शामिल करेंगे। लेकिन इस योग में से हम कृत्रिम जो हमारी संपत्तियां होती है उनको, नॉन करंट लायबिलिटीज़ होती है उनको, और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के साथ साथ संपत्तियों का अगर हमने रीवैल्यूएशन किया है और उससे हानि हुई है और को घटाया जाएगा, इनको हम शामिल नहीं करेंगे। किसमें, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड में इनको शामिल नहीं करेंगे। हमारी फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट एंड रीवैल्यूएशन लॉस ऑन एसेट्स। किंतु रीवैल्यूएशन से अगर प्रॉफिट हुआ है उसको हम ऐड जरूर करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमारे नेट कैपिटल का फॉर्मूला क्या हुआ, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन में से लेस करेंगे फिक्टिशियस एसेट्स और अदर नॉन करंट एसेट्स प्लस रीवैल्यूएशन प्रॉफिट माइनस रीवैल्यूएशन लॉस माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये हमारा फार्मूला हो गया। एक बार वापस रिपीट कर देते हैं। दोनों प्रकार के हमारे कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस के साथ साथ डिवेंचर और लॉन्ग टर्म लोन, लेकिन ऐड नहीं करेंगे फिक्टिशियस एसेट्स
अदर नॉन करंट एसेट्स ऐड करेंगे, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट माइनस रीवैल्यूएशन लॉस, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। इसी की गणना हम संपत्ति पक्ष से करना चाहें तो उस संपत्ति पक्ष से भी इसकी गणना कर सकते हैं। ऊपर जो हमने गणना की है वो लायबिलिटी साइड से हमने इसकी गणना की है। संपत्ति पक्ष से गणना करेंगे तो इस स्थिति में क्या करेंगे, हमारी जो फिक्स असेट्स करंट असेट्स है उनके बाजार मूल्य का योग करते हैं। फिक्स असेट्स का बाजार मूल्य का योग और करंट असेट्स के बाजार मूल्य का योग कर देते हैं। और इसमें जो आपको बताई थी कृत्रिम संपत्तियां जैसे प्रीमियम, वे भट्टा पर निर्गमन आदि है तो उसको हम शामिल नहीं करेंगे, इनको छोड़ देंगे। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी शामिल नहीं करते हैं। और इन शुद्ध जो संपत्ति हमारी आएगी उसमें से हम करंट लायबिलिटीज़ को लेस कर देते हैं। करंट लायबिलिटीज़ को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो हमारे पास नेट कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। फॉर्मूला हम वापस रिपीट कर देते हैं आपको। फिक्स असेट्स एट रीवैल्यूएट प्राइस और रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब क्या होता है, हमारी फिक्स असेट्स होती हैं उसके फिक्स असेट्स के अमाउंट जो उनका होता है उसमें से हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट लेस कर देंगे तो वो रिटर्न डाउन वैल्यू पर कैलकुलेट हो जाएगी। इसी के साथ ट्रेड इन्वेस्टमेंट को ऐड करेंगे और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को ऐड इसमें नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ करंट असेट्स में ऐड करते हैं और करंट लायबिलिटीज़ को लेस करते हैं। सिंपल फार्मूला है। स्थायी संपत्तियां, चालू संपत्तियां, चालू संपत्तियों को हम लेंगे, उनका रीवैल्यूएट मूल्य करेंगे, पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर लेंगे। और स्थायी संपत्ति है तो उनका बाजार मूल्य लेंगे और बाजार मूल्य नहीं दिया गया है तो हम उनको रिटर्न डाउन वैल्यू पर कैलकुलेट करेंगे। और ट्रेड इन्वेस्टमेंट को शामिल किया जाएगा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को शामिल नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ करंट एसेट्स को ऐड करेंगे और करंट लायबिलिटीज़ को लेस करेंगे तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट हमें कैलकुलेट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल फार्मूला है। दोनों प्रकार से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लायबिलिटी साइड से भी और असेट साइड से भी। अब देखिए एक चीज़ हमारी हो रही है, सामान्य पड़ता है इधर, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था, एक बार आपको फिर बता देते हैं। ऐसी प्रथा है कि उचित दर से है जो उसी प्रकार के व्यवसाय में लगी हुई कंपनी की या अर्जित करेगी, कंपनी उसको क्या करिए, अर्जित करिए। ये कंपनी द्वारा दिए गए लाभांश के आधार पर इसको ज्ञात किया जाता है। तो ये हमारे तीनों हमारे आइटम वो क्या हो गए, कैलकुलेट हो गए हैं। और इससे हम एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये होने के बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में दिया होगा और पेड वैल्यू पर शेयर भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा। इसके आधार पर हम वैल्यू पर शेयर का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। बेस क्या होगा हमारा, एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट, अर्निंग कैपेसिटी, उसकी कंपनी की कैपेसिटी है वो कितनी है, इसी के आधार पर इसका मूल्यांकन हम करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप इसको हमारा जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।